इस चैनल पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही थी, उसी में हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स का। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये देखिए आपके सामने एक सीन है। हम लोग इसी पोजीशन में हैं। स्टूडेंट लाइफ इसी पोजीशन में रहता है और टीचर इसको पार कराने की कोशिश करते हैं। The resultant force on the current loop PQRS due to a long current carrying conductor as shown will be। तो इसमें ये 20 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, एक वायर है, लॉन्ग वायर है, और इसके बगल में ये इस तरह से रेक्टेंगुलर फ्रेम का वायर है। इसमें करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। आप देखो इधर से आ रहा करंट, ऐसे 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 जा रहा है। तो कह रहा है इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो वायर है, इस पर फोर्स कितना लगेगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, फोर्स का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखो, मान लीजिए कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे आप कोई एक दूसरा एक करंट एलिमेंट रखते हैं, मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट एलिमेंट अगर आप ऐसे रखते हैं, मीन्स करंट इसमें ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, मतलब इसमें जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, ज़ीरो लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर ये करंट एलिमेंट ऐसे रख देते हैं आप, मतलब इसमें करंट ऐसे जा रहा है या ऐसे आ रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। और अगर आप करंट एलिमेंट ऐसे रख लेते हैं, मान लीजिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ये एंगल थीटा ले लें, तो इस पे फोर्स लगता है IBL साइन थीटा, ये फोर्स लगता है। मेरा यहाँ पे फोकस ये है, इससे अभी ज़्यादा लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स ज़ीरो कब होगा और फोर्स लगेगा कब। दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई दो पैरेलल वायर है, ये है और ये है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। या तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स लगता है, इसका फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, जहाँ पे I1 I2 इसमें क्या है, करंट है, और डी इनके बीच का क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस। वैसे तो ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये इस पर इनफाइनाइट फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर इनफाइनाइट फोर्स लगाएगा। इसलिए हम फोर्स की बात नहीं करते हैं, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है। समझ गए होंगे मेरी बात को, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन था कि ये एक वायर है, ये इस तरह से, और इसमें कुछ करंट जा रहा है आई, मान लीजिए इसमें आई करंट जा रहा है, तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, माने राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, लेफ्ट भी कर देगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है,
अगर राइट साइड की बात करें, ये बायोसॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो DL क्रॉस R से निकालते हैं, DL का डायरेक्शन ये हो जाएगा, R का डायरेक्शन ये हो जाएगा। माने DL को अगर हम Y मान लें और R को हम क्या मान लें, X, क्योंकि वायर हमारा इधर है, तो DL क्रॉस R एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। माने इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्रॉस हो जाएगा, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक फ्रेम रख रहे हैं, तो देखिए इसका एक पार्ट हमारा ऐसे आया था, एक पार्ट हमारा ऐसे आया था, और ये ऐसे था, इस तरह से दिखाया गया था। तो जरा देखो, इसमें करंट ऐसे आ रहा था, है ना, ये ऐसे जा रहा था, ये फिर करंट ऐसे आ रहा था, फिर ये करंट ऐसे जा रहा था, फिर ये करंट ऐसे आ रहा था, फिर इसमें ऐसे आया, फिर यहाँ से करंट निकल गया। अगर इस पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट, ये इसके वायर के पास में है और ये वाला दूर है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये वायर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर हो गई बात? अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों वायर क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इसमें करंट नीचे आ रहा है, इसमें करंट ऊपर आ रहा है। तो इस जब सेम डायरेक्शन में होता है करंट, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। माने ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इधर लगाएगा। इसको हम लिख ले रहे हैं F1। और ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जब ये और ये रिपेल करेंगे तो इस पे फोर्स लगाएगा इधर, F2। ये थोड़ा कम होगा। क्लियर हो गई बात? अब हम फोर्स निकालते हैं नेट। तो हम कह रहे हैं ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो यहाँ पे नेट फोर्स की बात करें इस वायर पे, तो हो जाएगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। ये फार्मूला हमारे पास है फोर्स का, μ0/4 पाई 2I1/I2। ये डिस्टेंस हम अगर R कह लें, यहाँ से इसका ये डिस्टेंस R कह लें, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम D कह लें। ये डिस्टेंस, दोनों ये वायर जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस D कह लें, और इस डिस्टेंस को हम R कह ले रहे हैं। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ये R है, और इसके बीच का डिस्टेंस D है। मतलब ये वाला यहाँ से R डिस्टेंस पे है, और ये वाला यहाँ से R प्लस D, यहाँ से यहाँ तक का R है और यहाँ से यहाँ तक का D है। तो क्या होगा, μ0/4 पाई, तो देखो कॉमन था 2I1/I2, करंट तो सेम ही है जो इन दोनों में है, तो 2I1/I2 मान लेते हैं, है ना। इसमें I1I हो गया, I2 जो इसमें करंट जा रहा होगा, I डैश या जो भी होगा। F1 1/R माइनस 1/R प्लस D। तो यहाँ F नेट की बात करें तो μ0/4 पाई I1I2, और वैल्यूज रख लेते हैं 1/R माइनस 1/R प्लस D का, है ना, या यहीं पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। अब तो हमारा बात बनी गया है। μ0/4 पाई की वैल्यू कितना रख लेते हैं, 10⁻⁻7 इंटू 2 I1 माने इसमें जो करंट, और इस वायर में करंट कितना दिया था, 20,
इस वायर में करंट कितना दिया था 20, तो हो गया 20, और इस वायर में भी करंट 20 दिया था, तो I1 I2 दोनों हमारा कितना हो गया 20। क्वेश्चन में गिवन है ये करंट I1 I2 20, तो ये वैल्यूज़ हो गई 1/R। ये डिस्टेंस अगर R की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर दिया था, क्वेश्चन में कितना दिया, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था D, माने R 2 है और D 10 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.02 माइनस ये कितना हो जाएगा 12। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 और 2 क्या होगा 12, तो हो जाएगा 0.12। ये हमारा हो गया। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या निकल रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल रहा है। ये फार्मूला किसका है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। इस वायर का लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया था, है ना। तो टोटल फोर्स जो लग जाएगा, टोटल फोर्स उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आ रहा था। इसका लेंथ कितना दिया था 15 सेंटीमीटर, तो इसको 15 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 माने 0.15 15 सेंटीमीटर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था, और इसका टोटल लेंथ वायर का कितना है 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए देखो 20 20 400, 402 800 इंटू 10 पावर -7, तो हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर -5, और बाकी ये 1/0.02 माइनस 1/0.12। अब एक काम करो 100 से गुणा कर दो। जब 100 से गुणा करोगे तो 0.15 कितना हो जाएगा 15। 100 से गुणा कर डेसिमल चला जाएगा, 15 8 120, 120 इंटू 10 के पावर -5। और यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये अंदर देखो कितना हो जाएगा, ये 100 और ये 0.02 है, तो 0.0 का मतलब 2 इंटू 10 के पावर -2, सॉरी यहाँ हमने 100 से ऊपर गुणा किया है, तो 100 से हमें भाग भी देना पड़ेगा। यहाँ देखो 100 से ऊपर गुणा किया तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग दोगे तो ये नीचे आएगा, तो ये 1/0.0 कितना हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/12, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 के पावर -5। ये समझ पा रहे हो ना यार, 100 से यहाँ गुणा किया तो 100 से भाग दोगे, तो भाग वाला जो देगा वो नीचे आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 12 - 2 कितना हो गया 10, 12 - 2 कितना हो गया 10, और बटे कितना हो गया 24। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 120 और 10 1200, और 1200 को 24 से करोगे तो क्या होगा 50, और 50 में 1 0 यहाँ ले लो तो हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -4 न्यूटन। तो ये फोर्स इस पे लगेगा वायर पे, ये फोर्स इस पे लगेगा वायर पे। अब जरा देखो ये वायर जो था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया था क्रॉस, ज़रा डायरेक्शन समझा देते हैं। क्रॉस इस वायर की बात कर रहे हैं, तो इसमें DL इधर है, DL इधर है, और B हमारा क्या है क्रॉस में, तो DL मान लो हम J में मान लें इसको, तो J क्रॉस -K, तो J क्रॉस -K, J क्रॉस K क्या होता है I और माइनस लगा तो -I माने इधर लगेगा। इसी तरह इसकी बात करें तो ये -J क्रॉस -K, तो J क्रॉस K I माने इधर लगेगा फोर्स। तो इस वायर पे अट्रैक्शन क्यों लगता है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा क्रॉस में, और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है DL क्रॉस B, DL होता है करंट का डायरेक्शन या L, तो इस पे L ऊपर है B नीचे है, ऊपर माने Y एक्सिस माना गया है, और क्रॉस माने -K, तो J क्रॉस -K, J क्रॉस K क्या होगा I, माइनस लगा तो -I, तो फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स इधर लगा। इस वाले की बात कर लो जरा, इस पे
तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस वाले पे, ए वाले जो नीचे वाला है, इसमें DL किधर है, माइनस आई में। देखो करंट इधर जा रहा है तो माइनस आई, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। माने इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे, इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे। देखो यहाँ का फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ का फोर्स कम 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 होगा, नीचे सब फोर्स लगेंगे। चूँकि डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स नीचे ही इस पे लगेगा। और यहाँ की बात करो तो ये आई है, ये वाला वायर आई है, पूरा ये वायर आई ही है, ये बीच में थोड़ा सा गैप से कोई मतलब नहीं है, ये लेंथ पूरा माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आई है, तो आई में आई क्रॉस माइनस के, तो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस जे। माने इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला जो है और ये जो नीचे वाला है, यहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, फिर उससे कम लगेगा, फिर उससे कम लगेगा, फिर उससे कम लगेगा, फिर उससे कम लगेगा, लेकिन नेट फोर्स ऊपर लगेगा। यहाँ पे नीचे वाला फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, ये पास है, फिर कम लगेगा, फिर कम लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, बदल रही है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम है इस एंड पे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, फिर उससे कम फोर्स, फिर उससे कम फोर्स, फिर उससे कम फोर्स, फिर उससे कम फोर्स, सबसे कम फोर्स यहाँ पे लगेगा। लेकिन चूंकि सारे फोर्स नीचे ही लग रहे हैं तो नेट फोर्स हम किधर मानेंगे, नीचे। तो ये वाला जो वायर है इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये वाला जो वायर इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो कैंसिल हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में तो F1 F2 भी थे, लेकिन F1 क्या था, ज़्यादा, F2 क्या था, कम। क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, सेम। यहाँ पे सब जगह सेम आ रहा था, तो नेट फोर्स हमने डायरेक्ट निकाल लिया। यहाँ पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम होगा, यहाँ 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 सब जगह सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस वायर से इसके हर पॉइंट की इसके हर पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसके भी हर पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से सेम है, लेकिन इस वायर के हर पॉइंट की डिस्टेंस से सेम नहीं है। ये पास में है, ये पास, दूर 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 दूर, तो यहाँ फोर्स ज़्यादा, यहाँ फोर्स कम 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 कम, तो इसका नेट फोर्स नीचे मिला और इसका नेट फोर्स ऊपर मिला, पर ये कैंसिल हो गए। ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, समझ पा रहे हो बात को, इतनी आसानी से, क्योंकि इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह बदल रही है, यहाँ तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह क्या था, सेम, क्योंकि इसकी डिस्टेंस सब जगह से क्या थी, सेम थी। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इन दोनों पे नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन वो नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कितना होगा उसको कैलकुलेट करना इतना ईजी टास्क नहीं है। पर ये मुझे पता है सबका डायरेक्शन सेम है, तो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो दिस इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर। ये वायर इस तरफ से बेंड करेगा। अब यही मतलब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब यही अगर करंट ऐसे आता, ऐसे 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 जाता, तो ये इसको रिपेल करता, तो इस पर फोर्स इधर लग जाता, और इस पर फोर्स इधर लग जाता। तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स क्या है, कम, क्योंकि ये पास है, तो ये दूर भागता। तो ये वायर, इस जो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम का वायर है, इस वायर के बगल में रखने पे ये पास भी आ सकता है, दूर भी आ सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस फ्रेम में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू।